एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली रेवोल्यूशन है जो कि लोग लेकर आए थे। और हमने लास्ट क्लास में एक इंसिडेंट के बारे में बात करी थी। उस इंसिडेंट का नाम था स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल प्रिजन। तो बच्चों, यहां पर आप लोगों को अगर वो याद है कि वो बैस्टिल प्रिजन वाला जो इंसिडेंट है कब हुआ था, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा वो ईयर था व्हेन दैट इंसिडेंट टुक प्लेस, इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम लास्ट क्लास। और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो धूम धड़ाका तो हो गया, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, वहां तक पहुंचे कैसे लोग, वो इंसिडेंट हुआ क्यों, तो अब हम थोड़ा सा पीछे 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 जाने वाले हैं याददाश्त में। और अब हम देखेंगे कि व्हाट ऑल इवेंट्स लेड टू द रेवोल्यूशन या लेड टू द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यार समाज कैसा था, फ्रांस में हालात कैसे थे, राजा कौन थे, प्रजा कैसी थी। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली हमको पहले जाननी पड़ेगी, बैक स्टोरी तो जाननी पड़ेगी, है ना। फिर ही हम कुछ बता सकेंगे कि यार यहाँ पर स्थिति कैसी थी या लोग कैसे थे, कौन सी समस्याओं से वो जूझ रहे थे, कौन सी परेशानियां उनको दिक्कत दे रही थी। तो चलिए फटाफट से समझते हैं इस टॉपिक के अंदर, फ्रेंच ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेकिन यहां पर एक चीज जो मैं आपकी बहुत ही बेसिक से क्लियर करना चाहती हूं वो ये है कि जब भी हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं बच्चों, तो 18th सेंचुरी का मतलब होता है हमारा 1700 से लेके 1799 तक। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 18th सेंचुरी का मतलब है 1700 से 1799 एंड वैसे ही होता रहता है। जैसे अगर 19th सेंचुरी बोलोगे तो 19th सेंचुरी फ्रॉम 1800 टू 1899। ठीक है, ऐसे करके सेंचुरी हम बता रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में लेट 18th सेंचुरी में लाइक 1770s 80s 90s उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो मतलब उस टाइम पर फ्रांस का जो समाज था वो किस प्रकार का था, चलिए जानते हैं। ऑलराइट, तो 1774 देखो, मैंने लेट बोला ना 18th सेंचुरी, तो 1770s 80s मैंने बताया आपको 90s उस टाइम की बात हो रही है। 1774 में राजा जी कौन आते हैं सबसे पहले देखिए। तो राजा जी कौन है, देखो, लुई 16 बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की राजगद्दी पर आकर बैठ गए हैं लुई 16, जो कि एक डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। तो यार तब तो नेपोटिज्म ही होता था ना, कि राजा जो है फिर उनका बेटा राजा बन गया, फिर उनका बेटा राजा बन गया। तो इस नेपोटिज्म के चक्कर में ही लुई 16 भी, जो कि एक रॉयल फैमिली बर्बन फैमिली को बिलोंग करते थे। अब हमने तो सिर्फ आज तक बर्बन बिस्किट चाय में डुबो के खाया है, बट यहां पर बर्बन फैमिली को बिलोंग करने वाले लुई 16 आ जाते हैं, राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। सिर्फ 20 साल के थे, 20 साल में भाई वो बंदा राजा बन गया। और हम लोग 20 साल में क्या कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। 20 साल में थे और इन्होंने शादी भी कर ली थी। अरे भाई, राजा तो थे ही और शादी भी कर ली थी। किसके साथ शादी कर ली थी, तो बच्चों ऐसे ही किसी के साथ राजा तो शादी नहीं करेंगे, तो कहीं की राजकुमारी ही होंगी वो। तो यस, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मेरी एंटोनेट और उनके साथ इनका ब्याह हो गया था। अब यार शादी ब्याह हो गया है, अब राजा भी बन गए हैं, इससे बड़ी मतलब खुशी की बात क्या हो सकती है लाइफ में। हम जो लोग अभी तक नहीं अचीव कर पाए, ये 20 साल में अचीव करके बैठ गए हैं। बट कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और हर चीज जो अच्छी लगती है वो होती नहीं है। तो वही सेम चीज हमारे लुई 16 के साथ हो गई। अब ये एक्सेस कर लेते हैं थ्रोन को, एक्सेशन हो जाता है इनका, न्यू किंग बन जाते हैं। बट ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, करियर से भी और मैरिज से भी, वो क्या है, पैसा। पैसा ही नहीं है। अरे भाई, राजा बन गया, राजा के पास कैसे पैसा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो जब ये फ्रांस के राजा बने ना, तो ये क्या करते हैं, ये तो ऑब्वियसली राजा भी बन गए बड़ी कम उम्र में, शादी भी हो गई है, लेकिन फ्रांस के पास पैसा ही नहीं होता है, एम्प्टी ट्रेजरी है। अब हमारे क्या, हम सबके दुनिया भर के मन में सवाल उठता है कि क्यों राजा की तिजोरी खाली, फ्रांस की तिजोरी खाली, ऐसा क्यों है। और लुई 16 को मतलब सब कुछ तो मिल गया, पर एम्प्टी ट्रेजरी क्यों। तो चलिए रीजंस जानते हैं इस एम्प्टी ट्रेजरी के। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि रीजंस फॉर एन एम्प्टी ट्रेजरी इन फ्रांस, या फिर व्हेन लुई 16 असेंडेड द थ्रोन। तो फिर एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी, सिंपली उसके 3 रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। तो यार अब देखो, जब भी कोई देश किसी दूसरे के साथ लड़ाई लड़ता है, कोई भी राजा, जैसे उस टाइम पे तो अलग अलग एम्पायर्स एक दूसरे के साथ लड़ाइयां लड़ते थे, तो जब आप लड़ाई लड़ते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहां पर ऐसे पेपर पत्थर ये सब लेकर पहुंच जाओगे, है ना, कैंची लेके पहुंच जाओगे, नहीं।
लड़ाई लड़ने के लिए आपको हथियार भी चाहिए होते हैं, सोल्जर्स चाहिए होते हैं, हर चीज चाहिए होती है और उसके लिए काफी पैसा खर्चा होता है। तो जो भी लड़ाइयां फ्रांस ने लड़ी उसमें काफी ज्यादा खर्चा भी उनका हो जाता है, तो लड़ाई में पैसा चला गया। दूसरी चीज है एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स के मेंटेनेंस में, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग। अब यार देखो, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है या कोई भी एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, जैसे हम एक जैसे मॉन्यूमेंट ताजमहल की बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट सा बड़ा विशाल सा वो दिखता है आपको, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो ऐसे ही चमकता रहता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए उसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस में, है ना, उसको सुंदर दिखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, तो काफी पैसा लगता है। सेम उसी तरीके से इनका एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था, इमेंस पैलेस था वर्सेल्स में, उसको मेंटेन करने में बहुत पैसा जाता था। और उसी के साथ 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। अब फ्रांस ने ना एक बहुत नेकी का काम करा था कि अमेरिका, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी बन रखा था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स ने वहां पर कॉलोनाइज कर रखा था, ऐसा नहीं है बच्चों के हमें ही करा था कॉलोनाइज, अमेरिकन को भी करा था, चलिए खुश हो जाइए इस चीज में। तो यार इन्होंने क्या करा, अमेरिकन को आजादी दिलवाई, 13 कॉलोनीज जो थी अमेरिका के अंदर उनको आजादी दिलवाई। क्यों करा ऐसा? क्योंकि यार इनका भी एनिमी था ब्रिटेन, तो क्योंकि वही बात होती है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वही वाली चीज यहाँ पे हुई है। तो दोनों का कॉमन दुश्मन था ब्रिटेन, और इस वजह से फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प करी और आजादी दिलवाई। तो आजादी दिलवाने में भी पैसा खर्चा हो गया। तो इस खर्चे की वजह से अब फ्रांस की तिजोरियां हो गई थी खाली, और बेचारे लुई 16 और मेरी एंटोनेट क्या हो गए थे, गरीब हो गए थे। अब देखिए, देश चलाना है, पैसा भी चाहिए, तो अभी वो उस पे बाद में आएंगे कि कैसा पैसा लेकर आएंगे वो, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो किस प्रकार का था। तो यार समाज के अंदर 3 अलग अलग हिस्से थे, ठीक है। एक थे क्लर्जी का मतलब है जो कि चर्च के लोग थे, जो कि सबसे बड़े ओहदे पर आते थे। तो यार उस समय के दौरान जब रिलीजन काफी ज्यादा अहम माना जाता था, काफी ऊपर रखा जाता था, तो क्लर्जी मतलब वही चर्च के साथ, तो क्रिश्चियनिटी के साथ, चर्च के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जो रिलीजियस ओहदे पर थे, उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था, समाज के अंदर सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। तो दे बिलोंग्ड टू द फर्स्ट एस्टेट। सेकंड एस्टेट आ गए उनसे थोड़े नीचे वाले लोग, उनसे नीचे वाले लोग थे नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब है सारे जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे। अरिस्टोक्रेटिक लोग का मतलब है यार जैसे कि जो राजा महाराजा से जुड़े हुए हैं, आज जिनके पास बहुत पैसा, जैसे हमारे यहाँ पर अंबानी जी वगैरह हैं, है ना, या फिर जो पॉलिटिक्स में अच्छे अच्छे लेवल पर है, या फिर जो वैसे बहुत अमीर अमीर लोग हैं, अरिस्टोक्रेट्स, नोबिलिटी, तो वो सारे लोग आ गए सेकंड एस्टेट में। थर्ड एस्टेट के अंदर अब बाकी जो बच्चे कुछ है सारे आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है कि सारे गरीब ही हैं, थर्ड एस्टेट में भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जिनकी बिजनेसेस हैं, वो सारे भी हैं, तो कुछ अमीर भी हैं, कुछ गरीब भी हैं। तो देखिए, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, तो जो भी लोग कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेसेस कर रहे हैं, जैसे मर्चेंट है, कोर्ट में जो काम कर रहे हैं लोग, और जो खेती कर रहे हैं, पेजेंट्स है, आर्टिसंस है, स्मॉल पेजेंट्स है, लैंडलेस लेबरर्स है, सर्वेंट्स है, तो ये सारे लोग आपके थर्ड एस्टेट में आ गए। यार इंडिया का नाम ना खराब है, कास्ट सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, आप लोग ऑब्वियसली दिस इज नॉट लाइक द कास्ट सिस्टम बट वेरी सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली लाइक इट, बट हाँ आप खुद देखिए कि यहाँ पर भी लोगों के बीच में एक भेदभाव बना रखा है कि फर्स्ट एस्टेट जो रिलीजन से जुड़े हुए, जैसे इंडिया में क्या होता था, ब्राह्मण को पहले पे रखा जाता था, फिर क्षत्रिय आते थे, है ना, जो रूलिंग फैमिली वॉरियर्स वगैरह वाली क्लास थी। तो भाई देखो यहाँ पे भी सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी आई है, उनसे नीचे दर्जा दिया है। तो ऐसा है, मतलब वर्ल्ड वाइड बच्चों एक समय पर हर जगह पर कोई ना कोई डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया में भी था कास्ट सिस्टम विच वॉज वेरी ब्रूटल डेफिनेटली, बट हाँ ऐसा नहीं है कि भारत देश में ही था। ये जो यूरोपियंस अपने आप को बहुत बताते हैं कि हम तो इतने आगे निकल चुके हैं, हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं, ये भी करते थे ये भेदभाव। तो देखिए नोबिलिटी और फिर थर्ड एस्टेट में बाकी जितने लोग थे उन सबको डाल दिया। अब देखो यार होता क्या था, फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट, ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। यार तुम डिवीजन करो, जो भी करो, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, जिसके पास पैसा है तुम उससे पैसा ही नहीं ले रहे, जिस बेचारे के पास पैसा नहीं उससे तुम पैसा ले रहे हो। तो जो टैक्सेस देने पड़ते थे वो सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों को देने पड़ते थे, और थर्ड एस्टेट में ठीक है कुछ अमीर लोग हैं, लेकिन बेचारे बाकी जो गरीब हैं वो कहां से लाएंगे टैक्सेस। और ऊपर से जिनके पास पैसा है उनसे तुम पैसा ही नहीं ले रहे, उनको तुमने छोड़ दिया। वाह भाई वाह, ये क्या कहाँ का इंसाफ है ये। हाँ, द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। तो ये जो एस्टेट्स का समाज था ये फ्यूडल सिस्टम का भी हिस्सा था। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था बच्चों, अब फ्यूडल सिस्टम क्या है मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो जो नोबिलिटी और क्लर्जी और इन सबके ना बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे, बड़े बड़े जमीनें होती थी, उन जमीनों पर अभी ऑब्वियस सी बात है अमीर लोग खुद से तो काम नहीं करेंगे उन जमीनों पर, है ना, तो ये खुद बन जाते थे उस जमीन के लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड।
फ्यूडल लॉर्ड का मतलब है जिसके पास जमीन है, जैसे अपने यहाँ पे जमींदार होता है सेम, तो ये फ्यूडल लॉर्ड होता था। अब ये फ्यूडल लॉर्ड जो है अपनी जमीन पर काम करने के लिए रखता था सर्फ्स। सर्फ्स होते हैं, सर्फ का पाउडर नहीं, सर्फ का मतलब है बच्चों लेबर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे काम करने के लिए वो लेबर को रखेंगे और इसी लेबर को सर्फ बोला जाता था, सर्फ, ठीक है, बस नाम दे दिया एक फैंसी सा, बात वही है। तो फ्यूडल सिस्टम जो है इस तरीके का कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड है काम पे रखते थे अपनी जमीनों पर, सर्फ्स को उनसे बहुत काम करवाते थे, बंधुआ मजदूरी कराते थे एक तरीके से, और भी कुछ काम धंधा घर का भी होता था, सड़क बनवानी होती थी, सब उनसे करा लेते थे, ठीक है। तो काफी एक्सप्लॉइट करते थे उनको। तो बेसिकली दिस वाज द फ्यूडल सिस्टम एंड ये उस समय पर होता था। ऑब्वियसली भाई इतना भेदभाव कर रहे हैं तो ये क्या ही है, मतलब ये भी करते थे साथ में। द टर्म ओल्ड रेजीम, अच्छा, और बच्चों इस समय के लिए ना एक शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, ओल्ड रेजीम। ओल्ड का मतलब है पुराना, रेजीम का मतलब है टाइम पीरियड, मतलब पुराना टाइम पीरियड। तो 1789 से पहले जो भी फ्रांस के इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सोसाइटी है, यानी कि जो भी फ्रांस के अंदर समाज होता था, जैसा समाज होता था, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, उन सभी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, ओल्ड रेजीम। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द ओल्ड रेजीम, व्हाट डिड इट मीन, तो हम सिंपली लिख देंगे। अब इसको ओल्ड रेजीम क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली 1789 में रेवोल्यूशन आया और रेवोल्यूशन आने से पहले जो भी चीजें थी वो ओल्ड रेजीम की हो गई और फिर चीजें बदल जाती हैं, ठीक है, तो एक चेंज आता है डेफिनेटली। तो ये थी हमारी सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो यार ऑब्वियसली अब वही बात है कि ये सिल्वर स्पून लेके, चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गए हैं क्लर्जी के लोग और नोबिलिटी के लोग, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। ऑब्वियसली बात है ना कि आप एक फैमिली में पैदा हो गए हो जहां पर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी एक्टर्स हैं, तो आपका क्या योगदान है, एक्टर बन भी जाओगे अगर आप कल को, नेपोटिज्म हो गया ना वो। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि भाई कुछ लोगों को बाय बर्थ, जिनके पास जेनरेशनल वेल्थ होती है, खानदानी पैसा होता है, तो खानदानी प्रिविलेज होता है, वो पैदा हो गए हैं और उनको प्रिविलेज मिलते थे, यानी कि फर्स्ट 2 एस्टेट्स के लोगों को। Peasants obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads। तो यार ये वही फ्यूडल सिस्टम, यहाँ पर ना फ्यूडल सिस्टम का ही जो है जिक्र किया जा रहा है कि पेजेंट्स जो होते थे, जो किसान होते थे, जिनको लेबर की तरह फील्ड पे काम करने के लिए रखा जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स के टुवर्ड्स, तो उनको सारी सर्विस देनी पड़ती थी फ्यूडल लॉर्ड को, चाहे वो खेत में काम करना हो, चाहे घर का कोई काम करना हो, चाहे आर्मी में जाना हो, लड़ने के लिए मरने के लिए भी इन्हीं को भेज देते थे, ठीक है, या फिर सड़क बनाने में कुछ करना हो, सड़क भी इनसे बनवा लेते थे। कोई लेबर का काम कुछ भी है ना, झाड़ू लगवाना, बर्तन धुलवाना, फील्ड में काम कराना, रोड बिल्ड कराना, आर्मी में जाना, सब यही कर रहे हैं, सब इन्हीं से करा रहे हैं। तो ये था फ्यूडल सिस्टम। चलिए उसके बाद क्या हुआ, peasants made up about 90% of the population, however only a small number of them owned the land that they cultivated। यार ऑल्दो समाज में जो अमीर लोग होते हैं वो कम होते हैं, है ना, जो गरीब है वही ज्यादा है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि 90% जो जनसंख्या थी वो सारे के सारे लोग किसान थे, लेकिन उस 90% में से भी बहुत कम ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी खुद की जमीनें थी, बाकी सब लैंडलेस थे, बाकी सबके पास जमीनें ही नहीं थी। और यार जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होगी उसको यही लेबर बन के इन फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए काम करना पड़ेगा, तो उसकी लाइफ तो हो गई खराब, ठीक है। अबाउट 60% लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च, अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। 60% जो जमीन का इलाका था वो तो हमारे चर्च के लोग, नोबल फैमिलीज के लोग और ये सब लोग ओन कर रहे थे। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर डिवीजन, डिस्टिंक्शन सब कुछ चल रहा था। अब होता क्या है बच्चों, हम लोगों ने देखा यहाँ तक क्या बात हुई है, 3 एस्टेट्स है फ्रांस के अंदर। एक रिकैप देती हूँ, 3 एस्टेट्स क्या है, सबसे पहले आता है क्लर्जी जो कि चर्च से जुड़े हुए लोग हैं, फिर आती है नोबिलिटी जो कि हमारे नोबल्स है, अरिस्टोक्रेट्स है, रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, और फिर आती है थर्ड एस्टेट जिसके अंदर हमारे बाकी सब बिजनेसमैन आ गए, ट्रेडर्स आ गए, मर्चेंट्स आ गए, पेजेंट्स आ गए, आर्टिसंस आ गए, तो ये सारे लोग हमारे थर्ड एस्टेट में आ गए। जो फर्स्ट 2 एस्टेट्स के लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना होता था और उनको बहुत से प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार बाय बर्थ मिल रहे थे बिकॉज ऑफ द फैमिली दैट दे आर बोर्न इन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी तक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर फ्यूडल सिस्टम की भी हमने बात करी, और एक और चीज जो कि अभी हमने नहीं बताई कि भाई कौन कौन से टैक्सेस भरते थे ये लोग, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको 3 तरीके के टैक्सेस की बात करूंगी। तो यार टिथिस, सबसे पहला टैक्स होता था टिथिस, टिथिस है ना, टीथ वैसे बोलते हैं बट टिथिस का क्या मतलब होता था,
टिथिस यूजुअली मेंट कि एक ऐसा टैक्स जो कि चर्च लेता था थर्ड एस्टेट के लोगों से। चर्च लेता था टैक्स, हाँ भाई, विशेष अधिकार थे ना उनके पास। अभी अभी हमने पढ़ा कि दे हैड सम प्रिविलेजेस, और उस प्रिविलेज में ये तो है ही कि वो तो टैक्स दे नहीं रहे, तो उनके हाथ से तो कोई पैसा जा नहीं रहा, ऊपर से पैसा आ जरूर रहा है। अमीर जो है वो अमीर और होता जा रहा है, और जो गरीब है उसको ये और गरीब करने पे तुले पड़े हैं। तो यार ये क्या करते थे, ये ना टैक्स लेते थे, चर्च टैक्स लेता था, उस टैक्स का नाम था टिथिस, और टिथिस के अंदर ये टैक्स तो लेते ही थे, और टैक्स में क्या होता था, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो जो भी किसान खेती कर रहा है, पूरी उस खेती का जो 1/10 है, वो 1/10 ये टैक्स के फॉर्म में ले लेते थे। वाह भाई वाह, क्या इंसाफी है। उसके बाद टेल, टेल मतलब यहाँ पूंछ वाली टेल की बात नहीं हो रही, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, TAILLE, ठीक है बच्चों। तो ये जो टेल टैक्स होता है, टेल टैक्स का मतलब है एक ऐसा टैक्स जो कि डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देते थे। अब गवर्नमेंट पीछे थोड़ी रहेगी, जैसे जो राजा, मतलब गवर्नमेंट तो क्या ही है, राजा महाराजा जो थे तो वो टैक्स लेते थे, उस टैक्स का नाम था जो कि डायरेक्टली लिया जाता था गवर्नमेंट द्वारा, टेल। ठीक है, क्या नाम था, टेल। ओके, वेरी क्यूट। फिर बच्चों बहुत से ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जाते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस है मतलब डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं आपसे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जैसे कि आप नमक खरीदने जा रहे हो, तो उसमें मतलब 30 रुपए का आ रहा है, बट उसमें ऑलरेडी टैक्स जुड़ा है, ठीक है, तो वो वाला जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट हो गया। टबैको खरीद रहे हो तो एवरीडे जो आइटम्स होती थी कंजम्पशन की, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा रखे थे, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। मतलब आपको डायरेक्ट बोल के नहीं लिए जा रहे, बट हाँ, आप जब वो कोई भी सामान खरीद रहे हो तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जाते थे। ये दोनों क्या थे, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स थे। मैं बहुत समझदार हूं कि मैं पेन होते हुए भी हाथ से लिख रही हूँ, पर कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हुई है। हमने अभी तक ये समझा है कि फ्रांस का समाज किस तरीके से था। लुई 16 की बात करी कि वो जो है थ्रोन पर आकर विराजमान हो गए हैं, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि शादीशुदा होने के बावजूद और थ्रोन पे आने के बावजूद खाली है ट्रेजरी, और ट्रेजरी खाली होने के रीजंस भी आपको बता दिए हैं, वॉर लड़ना, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट को मेंटेन करना और अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाना। फिर हमने समझा कि जो फ्रांस का समाज है वो किस प्रकार का था, तो एस्टेट्स डिवीजन की बात करी, फ्यूडल सिस्टम की बात करी, और कौन कौन से टैक्सेस जो सिर्फ थर्ड एस्टेट को पे करने पड़ते थे, क्या क्या होते थे वो, टिथिस, टेल एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, तो जल्दी से क्लियर हो गई है तो फटाफट से लाइक जो है इस वीडियो को कर दीजिए, अपने सारे के सारे 9th के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव की। बच्चों यहाँ पर लोग टैक्सेस दे रहे हैं, बट पता है उनका और भी बुरा हाल हो रखा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और गरीब जो है इस हद तक गरीब होने वाला है कि उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है फ्रांस के अंदर। तो समझेंगे इस दुविधा को अपनी अगली क्लास में। रोवो मत देना, हाँ, अगली क्लास में टिश्यू पेपर रखना अपने साथ। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।